से। अब सियासत की बात चलिए तो फटाफट से आपको एक और खबर से बाखबर करेंगे और हमारे साथ हमारे मेहमान भी इस खबर पर ज्वाइन करेंगे। खबर यह है कि जम्मू के अंदर भी एक अहम तरीन इजलास तलब किया गया है और जम्मू के अंदर 7 अगस्त 2024 को यह इजलास होगा जिसमें तमाम हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों को तलब किया गया है। और ये पहल जो है वो CPIM के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की तरफ से की गई है, जिन्होंने तमाम सियासी जमातों को तलब किया है। हिज़्ब इख्तिलाफ को मिली है दावत 7 अगस्त 2024 को जम्मू के रेडिसन के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर इजलास बुलाया गया है और जो एजेंडा अभी तक हमारे हाथ लगा है उसमें यही कहा जा रहा है कि एक हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी इंतखाबात के हवाले से और साइमल्टेनियसली जो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस अमेंड किया गया है जिसमें सुपर बॉस लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब रखे गए हैं, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी और DG पुलिस रखे गए हैं, तो उस पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा और हुकूमती इदारों को झंझोड़ने की कोशिश की जाएगी, मरकज तक एहतजाज करने की कोशिश की जाए। इससे पहले भी एक सिविल सोसाइटी ग्रुप ने इस तरीके की कोशिश जम्मू के अंदर की है, लेकिन इस इजलास के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, कांग्रेस, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और दीगर तमाम जमातों को दावतनामा मिला है। इस तरीके की इतलात और खबरें आ रही हैं। ताहम बीजेपी के बगैर जितनी भी जमातें हैं उन्हें दावतनामा दिया गया है, जिनमें जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी भी है। इस तरीके की इतलात और खबर आ रही है। तो क्या जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात का माहौल बन रहा है? एक बड़ा सवाल यह है और इन सवालों के बीच आज वजीर आज़म साहब ने जिस तरीके से बात रखी कि अमन, तरक्की, खुशहाली का एक नया दौर का आगाज हो गया है और अवाम इससे इंतहाई राहत भरी है, क्या यह सही है? सूरत हाल क्या पूछा, इस पर जरा बहस करेंगे। साहिल बशीर साहब भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान मेरे साथ श्रीनगर से ज्वाइन कर चुके हैं। शौकत अहमद साहब लीडर है कांग्रेस के, इन्होंने ज्वाइन हमारे साथ किया है। रफीक राथिर साहब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान है, मेरे साथ श्रीनगर से ज्वाइन किए हुए हैं। और आबिद वानी साहब तर्जुमान है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, इनका भी इस्तकबाल यानी आप तमाम लीडर्स का इस्तकबाल है इस अहम इजलास के अंदर। जनाब सबसे पहले जो बात आपसे शुरू करूंगा, आबिद साहब आप ही के पास आऊंगा। खबर ये कि 7 अगस्त को चुना गया है और फिर 5 अगस्त तकसीम रियासत का दिन है। वज़ीर आज़म साहब ने पहले ही कहा कि जनाब उस दिन एक बड़ा बाब खोला गया। 7 तारीख का चुनना, क्या ये एक महज इत्तिफाक है या प्री प्लान है या तारिगामी साहब के ज़ाती इनिशिएटिव्स है? और इसमें जिस तरीके से खबर आ रही है कि तमाम पार्टियों को दावतनामा मिला है, किस हद तक आप इसकी तस्दीक कर पा रहे हैं? क्या आपके साथ कोई सलाह मशवरा आपकी जमात के साथ इस पूरे मामले पर? आप इसी पूरी बात पे, इस पूरे सिनेरियो पे आने वाले वक्त में पार्टी का एक मुतहरका बयान आएगा। क्या कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है, क्या ये इंफिरादी एक इन्विटेशन है तारिगामी साहब के यहाँ से, और 7 अगस्त को ये जो सभी अपोजिशन पार्टीज को बुलाया है, इसका एजेंडा ऑफ मीट क्या होगा, इस पर कोई ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस अभी तक मैं क्लैरिफाई नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जब तक पार्टी का कोई इस पर बयान नहीं आता, जब तक पार्टी का कोई रद्द अमल नहीं आता इस बारे में 7 अगस्त से पहले, तो उस टाइम चीज़ें बहुत क्लियर होंगी। जहाँ तक कि आप बात कर रहे हैं कि 5 अगस्त को जो रियासी तकसीमी का दिन है, बिल्कुल हम आज भी मानते हैं वो एक काला दिन है। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को हम पूरा उस पूरे मामले की तकदीर और उसको कंडेम करते हैं। यही हमारा पार्टी का मौक़िफ़ है और आगे भी यही रहेगा। और जहाँ तक कि अगर कुछ चाहे वो बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल्स पे एजेंडा हो इस मीट का, आगे क्या होने वाला होगा वो रिविजन होती रहेंगी, लेकिन अगर इस पे मजलिसी तौर पे, इज्तिमाई तौर पे लाइक माइंडेड पार्टीज एक साथ आके आती है, क्योंकि ये कॉमन गोल और कॉमन ग्राउंड है। यहाँ पर ये नहीं देखा जाएगा कि कौन सी सरकार, कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी, बल्कि चैलेंज बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल्स का जो ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव असेंबली का जो ऑटोनमस स्ट्रक्चर है, उसको कहीं ना कहीं चैलेंज करती है ये पूरी निशस्त। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस पे एक लाइक माइंडेड पार्टीज का एक ओपिनियन बनेगा और आगे आने वाले वक्त में रिविजन होंगी। ये 5 साल के बाद सियासी पार्टियां कैसे अचानक से जागी? 5 साल पहले जब ऐवान के अंदर पेश किया गया और कहा गया कि दिस इज द मॉडल जिसके तहत यूटी काम करेगी, ये रूल्स हैं जो LG साहब के पास रहेंगे, ये कानून जो है वो चीफ सेक्रेटरी के पास रहेंगे, और ये जब पहले ही डिफाइंड सा रहा था
5 साल क्यों लगी लीडरशिप को ये जागने में कि जनाब हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं है, असासा तो लुट चुका है? देखिए गवर साहब, 2019 के जो बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल्स हैं 2019 में जो नोटिफाइड किए गए थे, तो ये उन्हीं का एक सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट, सेकंड अमेंडमेंट रूल है। तो ये वहीं से सब्सिक्वेंटली ऑर्डर्स आ रहे हैं, उन्हीं के अमेंडमेंट, जैसे कि सरकार ने भी इसकी तस्दीक की थी कि हम उन्हीं के अमेंडमेंट्स कर रहे हैं। बट अमेंडमेंट्स जो हो रहे हैं, क्या आर दे विद इन द पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ द अदर ड्यूटीज? क्या ऐसा है? मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये इंस्टीट्यूशनल रिगिंग या इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमी को इरोड करना, उसी के ज़ेरे आप ये चीजें हो रही हैं। ठीक है, फटाफट से शौकत साहब जरा आप भी, दावतनामा पहुंचा है और क्या वाकई तौर पर एक अलायंस की शक्ल बन सकता है ये पूरा मामला? गौर साहब शुक्रिया। जी जी जी, आवाज आ रही है गौर साहब? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। गौर साहब अच्छी बात है, हम लोगों, कांग्रेस पार्टी हमेशा लोगों के लिए निकली है, लोगों के फायदे के लिए निकली है। अगर किसी भी तरह लोगों को फायदा मिलेगा, अगर कहीं न कहीं जगह कांग्रेस को अलायंस भी करनी पड़े, कांग्रेस इस पार्टी मतलब इसलिए तैयार है। हम जी पड़ेगी हमें, हम वहां अलायंस करेंगे और हमारे सीनियर लीडर जो भी है मशवरा करके जो भी ठीक रहेगा, हमारे पब्लिक के लिए ठीक रहेगा, हमारे देश के लिए ठीक रहेगा और हमारे लोगों के लिए ठीक रहेगा, कांग्रेस हमेशा उसको साथ दे रही है। और ये हमारे सीनियर लीडर हमारे राहुल जी, जिन्होंने नफरत की दुकान बंद करके मोहब्बत की दुकान खोली है, वो लोगों के हित में काम करना चाहते हैं। हम कुर्सियों के लालच में नहीं है, हम मिनिस्ट्री की लालच में नहीं है, हम सिर्फ लोगों के लालच में हैं कि ताकि लोगों को फायदा मिले। हम लोगों के फायदे के लिए निकले हैं, कांग्रेस पार्टी लोगों के फायदे के लिए निकली है। इंशाल्लाह जो होगा, कांग्रेस पार्टी हमारे सीनियर लीडर जो भी फैसला लेगी तो वो अच्छा ही होगा लोगों के लिए। ठीक है जी, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। रफीक रातिर साहब, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। पीडीपी का कल यौम तासीस भी है और उससे कबल ये खबरें आ रही हैं कि इतिहाद भी हो रहा है, कांग्रेस के साथ भी आप लोग राब्ते में, इस तरीके की भी खबरें कल से बहुत ज़्यादा गर्दिशें कर रही हैं। क्या वाकईतन 5 साल लगे लीडरशिप को ये समझने में कि क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, अब जाकर वो इन तमाम मुद्दों पर एक एक पॉइंट पर इतिहाद की कोशिशें कर रही हैं, और वो भी तब जब बिल्कुल सामने असेंबली के इलेक्शंस भी हो सकते हैं? शुक्रिया आपका गवर साहब इस डिबेट में बुलाने के लिए। देखिए, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि हमें 5 साल नहीं लगे। अगर हमें 5 साल लगे होते तो जिस अजाब और अताब का हम शिकार हुए, हमारी लीडरशिप हुई और जो कुछ हमारी पार्टी के साथ हुआ, वो आपके सामने, सारी दुनिया के सामने है। यही वजह है कि हमने, क्योंकि हमने रोज अव्वल से ही मुखालफत की थी और हमने बार बार कहा है, बल्कि आपके कई प्रोग्राम्स में मैंने ये बात कही थी कि 5 अगस्त 2019 का जो वाक़ा है वो कोई इवेंट नहीं है, वाक़ा नहीं है, बल्कि वो एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस के जरिए आज तक आप देखिए डिसएम्पावर करने का सिलसिला, जम्मू कश्मीर के लोगों को डिसएम्पावर करने का सिलसिला और उनके अपनी जो कुछ उनके पास है उसे बेदखल करने का सिलसिला जारी है। तो आए रोज आप इस तरह के ऑर्डर्स देखते हैं, 2005 से 2019 से लेकर आज तक जो कुछ हुआ है उस आड़ में, एब्रोगेशन की आड़ में, तो वो हमारे सामने। और इसके हमारी लीडर महबूबा जी ने तो पहले ही दिन ये कहा था कि उनका मंशा क्या है, वो चाहते क्या है। यही वजह है कि हमारे साथ जो कुछ हुआ हमारी पार्टी के साथ, तो मैं अर्ज कर रहा था कि हम वही भुगत रहे हैं, क्योंकि हमने पहले दिन से ही अपोजिशन इसकी अपोजिशन की है। और यही वजह है कि महबूबा जी ने एक बड़ा इत्तेहाद PAGT के नाम पर एक बड़ा इत्तेहाद कायम करने की कोशिश की थी, ताकि हमारी सारी कौम एक आवाज में, एक सुर में बोलते। लेकिन बदकिस्मती है कि कुछ लोग इलेक्टोरल गेम्स के इसमें लालच में बह गए और उन्होंने एक बड़े इत्तेहाद को, और बड़े मुनफरद इत्तेहाद था और बड़ा ताकतवर इत्तेहाद था और लोगों की उमंगों का इत्तेहाद था, उसको तोड़ने की कोशिश की और वो तोड़ा भी। यानी कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जनाब इत्तेहाद तोड़ने में कामयाब हुई और यही वजह है कि सूरत हाल आज इस तरीके की भी बन रही है।
देखिए, आप गवाह हैं कि उमर साहब ने खुद ये बयान दे दिया है कि हम ऐसी पार्टी के साथ ये अलायंस नहीं करेंगे जिनका जमीन पर वजूद ही नहीं है, जबकि 2 जगह पर आपने कहा 3 में से 2 जगह पर हम दूसरी पोजीशन पर आए, 5 लाख वोट हमने ले लिए। तो इस तरह से उन्होंने हमें रूल आउट करने की कोशिश की थी। तो इत्तेहाद क्यों तोड़ा, अब ये उनसे पूछा जाना चाहिए कि इनकी इमा पर तोड़ा गया, किसके कहने पर इत्तेहाद तोड़ा गया, क्यों तोड़ा गया। आबिद साहब फटाफट से आप रिएक्ट करें। मैंने फिर साहिल साहब के पास भी चलना कह रहे हैं कि आप भी कहीं पर डायरेक्शंस ले रहे हैं, किसी की इमा पर काम कर रही है, तो खुलकर अब वजाहत और इल्जाम भी लग रहे हैं आपकी पार्टी पर। और गालिबन अक्सर हम पे इल्जाम लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्शन जरूरत है पीडीपी को। हम जो भी भुगत रहे हैं वो इन्हीं की करनी है। और जहां तक पीएचडी का सवाल है, तो इनको ये याद रखना चाहिए कि बिल्कुल भी पीडीपी का वजूद 2019 के बाद बिल्कुल भी जमीनी सतह पे खत्म हो गया था। अगर डॉक्टर साहब अपने साथ साथ महबूबा मुफ्ती को एक फेज बना के पीएचडी का आगे सामने फैसिलिटेट नहीं करते। चले खैर, हमें उन बातों में तो आना नहीं है। कौम की लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई है। जहां तक इलेक्शंस की बात इन्होंने की, 2 हमारे इस टाइम पार्लिमानी रुकन हिंदुस्तान के बड़े ऐवान में आए, लोगों ने भरपूर मैंडेट किया, हाईएस्ट पोलिंग परसेंटेज से गए। और नतीजों के साथ साथ ये भी पता चला होगा कि क्यों जो भी खटास इंडिया अलायंस में उस टाइम कहीं ना कहीं पीडीपी की तरफ से हुई, जो उन्होंने एक तरफा डिसीजन लिया था साउथ कश्मीर की सीट पे लड़ने का, उसका नतीजा सबके सामने है। मियां अल्ताफ साहब वहां से जीत के आए। तो खैर, ये तो कहने की बातें हैं। जहां तक लड़ाई 2019 5 अगस्त 2019 से वो जारी सारी है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे अक्सर उमर साहब के बयान आते हैं, और ये कॉमन गोल है। देखिए, स्टेटहुड रिस्टोर करना और जो भी 5 मैं इस पर जरूर आऊंगा। रफीक साहब, आप जल्दी से आप बताएं, अपनी बात रख लें, मैंने साहिल साहब के पास भी चलना जी। हाँ, मैं गुजारिश कर रहा था कि जो मेरे दोस्त अभी फरमा रहे थे कि पीडीपी की वजह से हम भुगत रहे हैं, तो छोटे हैं, शायद हिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं। हिस्ट्री उनको पढ़नी चाहिए। उनको याद रखना चाहिए कि 31 से आज तक जिस तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ उनके हुकूक का, उनके जज्बात और एहसासात का नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कत्ल किया है बार बार। 31 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाकर 47 से 47 तक हमारी लड़ाई कामयाब रही, और उसी वजह से आज यहाँ पर मेनस्ट्रीम पॉलिटिक्स एग्जिस्ट करती है। आपको हिस्ट्री से लेसन लेने चाहिए। आपका तब वजूद भी नहीं था जब नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी थी। रफीक साहब, किस तरह से धोखा किया, ये सारी चीजें अयान है। और ये गलती है, और ये कंट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, मैं दोनों के पास बस ठीक है, मैं दोनों के पास दोबारा आऊंगा। रफीक साहब, आबिद साहब, मैं दोनों के पास एक आऊंगा कि चुनाव पहले या इत्तेहाद पहले, ये बड़ा सवाल है। लेकिन उससे पहले साहिल बशीर, जिस तरीके की सूरत हाल उभर कर सामने आ रही है, 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी जश्न मुल्की सतह पर बना रही है। पिछले 5 साल से वजीर आज़म साहब ने आज ही इशारा दिया कि ऑल इज वेल और हर सिमत में हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ 7 तारीख को अहम तरीन इजलास तलब कर रही है। उन फैसलों के खिलाफ एक महाज बनाने की कोशिश की जा रही है जो मरकज की तरफ से जम्मू कश्मीर के लिए लिया गया है। किस तरीके से बीजेपी देख रही है, क्योंकि माइनस बीजेपी रेस्ट ऑल लोगों को बुलाने की भी बातें सामने आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए, जहां तक आपने बात की जश्न मनाने की, तो 110% भारतीय जनता पार्टी सिंस पोस्ट एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 2019 से लेके अभी तक हर साल जश्न मनाती आ रही है। और ये एक हिस्टोरिक डिसीजन था, एक अचीवमेंट थी जो भारतीय जनता पार्टी ने एक मौक़िफ़ लोगों के सामने रखा था, अपने जनता के सामने रखा था, उसको पूरा कर दिखाया। और सिंस 2019 ओनली ये सारी पार्टीज मिलके कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई जो है अलायंस बना के सामने आ जाती है। कभी पीएचडी और कभी तो कांग्रेस के साथ, कभी किसी और चीज के साथ। और इसमें कोई दो राह नहीं है कि इस वक्त लोगों को दोबारा बेवकूफ बनाने के लिए ये फिर कोई ना कोई एक ऐसा अलायंस लेकर आएंगे। लेकिन फिर जब इलेक्शन कंटेस्ट करने की बारी आएगी, उस वक्त आप इसी खेमे में दोबारा से वही चीजें देखोगे जो आज तक हिस्ट्री से लेकर अभी तक हम लोग विटनेस करते आ रहे हैं, हम लोग देखते आ रहे हैं। ये सिर्फ अपनी कुर्सी के लालच में लोगों के साथ यहाँ पे इस्तेसाल करते आ रहे हैं, यहाँ के नौजवानों के साथ इस्तेसाल करते आ रहे हैं, यहाँ की डेवलपमेंट के साथ इस्तेसाल कर रहे आ रहे हैं, यहाँ की प्रोग्रेस के साथ इस्तेसाल करके आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ के पीस के साथ इन्होंने
जो है कॉम्प्रोमाइज किया है, यहाँ के पीस के साथ इन्होंने खेला है और यहाँ पर पीस कभी भी प्रिवेल होने नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त गर्व के साथ बोल सकती है कि अभी जितनी भी जमीनी सतह पे यहाँ पर तो साहिल बशीर साहब क्या मैं ये समझूं कि जिन पार्टियों का आप जिक्र कर रहे हैं उनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और कांग्रेस है, जिनका एक मेजर रोल रहा है जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स के अंदर, ये कहीं ना कहीं एंटी एस्टैब्लिशमेंट का काम करती रही है सरकार के अंदर बैठकर? मैं सिंपली एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर एक यहाँ पर ऑपरेशन ऑल आउट चला था जिसमें हमने टेररिज्म को खात्मा करने के, हमने नहीं, जो यहाँ पर सिक्योरिटी एजेंसीज थी उस टाइम पे, उन्होंने यहाँ के टेररिज्म को वीड आउट करने की जो है कोशिश करी थी, उस वक्त पीडीपी ने सीज फायर क्यों लगाया ऑपरेशन ऑल आउट पे? ये एक सबसे बड़ा जो है सवाल है। आज जबकि पीस बना हुआ है, एक कदावर लीडर जिन्होंने सबसे ज्यादा यहाँ पे इस साल में रहे हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा पावर में रहे हैं, वो एक नेशनल टीवी के जर्नलिस्ट को ये बोलते हैं कि यहाँ पे दोबारा लोगों के नौजवानों पे कफन दिखेगा, यहाँ पे फिर ताबूत निकलेंगे, जिहाद की बातें करते हैं, जहालत की बातें करते हैं। अगर इन बयानात को आप सामने रखते हुए देखें, लोगों पे, इस पे, नौजवानों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मुझे लगता है कि मुझे इस डिबेट में वो दोहराने की जरूरत नहीं है। वो डिबेट्स, वो स्टेटमेंट्स, दे इटसेल्फ स्पीक कि वो लोग क्या चाहते हैं। ठीक है जी, रफीक साहब जरा फटाफट से इसका रिस्पॉन्ड करें जी। सीधे सीधे आप पर ही कहा गया कि जनाब आप ही तब सामने आए थे कि और सीज फायर की बात आप ही कर रहे हैं। क्या रिस्पॉन्ड करूं जी? जो लोग अपने लोगों को नंगा होने का जश्न मनाए, जो लोग अपने लोगों को बेइज्जत होने का जश्न मनाए, जो लोग अपने लोगों की पहचान, उनका झंडा, उनका आईन, सब कुछ लुटा है और ये जश्न मना रहे हैं, जब लोग अपने लोग जश्न मनाए इन चीजों पर, तो फिर उनके साथ बहस क्या की जा सकती है? लेकिन एक बात मैं गुजारिश करना चाहूंगा आपसे कि बीजेपी के जो दोस्त इस वक्त हमारे साथ बैठे और बिलखुसूस जो कश्मीर में उनके साथ, उनको याद रखना चाहिए उनकी औकात भी इतनी है कि वो सिर्फ टीवी पर बात करेंगे, पॉलिसी मेकिंग में उनका कोई दखल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का तरीकेकार ये रहा है कि यूज एंड थ्रो, जब तक उनको लगेगा कि ये लोग कार्यकर्ता डिसीजन लेगा, ये कोई रीजनल पार्टी नहीं है, कोई बाप बेटी की सरकार नहीं है। वैसे भी आपकी औकात ही क्या है? आपकी सरकार है, आप लोगों ने अनइलेक्टेड, ये मामा पांडे की सरकार नहीं है। अनइलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को आप लोगों ने मिनिस्टर बनाया और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको आपने साइडलाइन किया। भारतीय जनता पार्टी, बिल्कुल आपने सही बोला, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में इतनी हैसियत नहीं है कि वो पॉलिसीज पे डिसीजन ले। ये नेशनल पार्टी है, ग्लोबल लेवल पे काम करने वाली पार्टी है, और उसको पता है कि उसका डिसीजन किस तरह से लेना है और कैसे लेना है। ठीक है साहिल बशीर साहब, रफीक साहब, एक मिनट शौकत साहब, मैं जरा अपने दूसरे सवाल पर आता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट ये सवाल है। मैं आऊंगा साहिल बशीर, आपको दोबारा मौका दूंगा, मेरे पास थोड़ा सा वक्त है, जरा इस डिबेट को और जरा खोल देते हैं, एक बड़े कैनवस पर लाता हूं। ये एक मिनट शौकत साहब, इत्तेहाद पहले या स्टेटहुड पहले, ये एक बड़ा सवाल है। आपने लोगों को दिया है, आप बताइए मेरे को, आपने स्मार्ट सिटी क्या बनाई? आप उसी को डेवलपमेंट कहते हो, आप उसी को डेवलपमेंट कहते हो। आप देखिए लोग ये जश्न मना रहे हैं, ये जश्न मना रहे हैं। लोग कितने आपकी वजह से जो आप क्या कह रहे हो? आपने लोगों को दबा के रखा है, आपने कश्मीर को यहाँ कब्रिस्तान बना के रखा है, उनका क्या आपने लोगों को यहाँ दबा के रखा है, आपने कब्रिस्तान बना के। ठीक है जी, बस एक मिनट साहिल साहब, साहिल बशीर साहब, रफीक साहब, ठीक है आप एक मिनट, शौकत साहब एक मिनट, शौकत साहब बस एक मिनट, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास, क्योंकि साहब आप ऑनलाइन है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। बस एक मिनट बशीर साहब एक मिनट मैं आपके पास शौकत साहब फटाफट से इस सवाल का जवाब दे दीजिए कि इतिहास पहले, एक मिनट बस, ठीक है एक मिनट शौकत साहब, इतिहाद पहले या इलेक्शन पहले, क्या होना चाहिए पहले? देखिए, पहले इतिहाद हमारा जरूरी है। ये कब इतिहाद से ही हम इलेक्शन जीत सकते हैं, इतिहाद से ही हम इलेक्शन जीत सकते हैं। हमारा सारा ये चीज है कि बीजेपी को किसी भी सूरत में हराना है। बस रुकिए बस यहाँ पर रुकिए। आबिद साहब, इतिहाद पहले, रियासी दर्जा पहले या इलेक्शन पहले? देखिए, मैं इस पे यही बोलूंगा, इतिहाद और इस इत्तेफाक के बारे में वो जरूरी है पहले हो, लेकिन अगर ये है इत्तेफाक में भी नहीं है ना, मसला तो ये छोटा सा है कि हमें अब रियासती दर्जा पहले या इलेक्शन पहले? मैं वही बात कर रहा हूँ, आप मुझे प्लीज जी आप कैरी ऑन करें, जल्दी से कैरी ऑन। इत्तेफाक का मतलब सरेंडर और इत्तेफाक का मतलब कॉम्प्रोमाइज और सरेंडर नहीं होना चाहिए। इत्तेफाक का मतलब विनिंग प्रोबेबिलिटी देखते कैंडिडेट को खड़ा करना चाहिए और इत्तेफाकी राय होना चाहिए।
आप अपने नफ्सी ख्वाहिशात के लिए दूसरे को ये नहीं बोल सकते कि आप रियासत के लिए, कौम के लिए लड़ना छोड़ दो, पहले हमें सीट चाहिए। तो वो अगर इत्तेफाक के माने हैं तो हम ऐसे इत्तेफाक के साथ नहीं है। हाँ, अगर इत्तेहाद में कुर्बानियां देने के लिए लोग तैयार हैं, बिल्कुल हम इत्तेहाद के साथ हैं। रियासती दर्जा हमारा हक है, इट्स एन इनएलिएनेबल राइट। ठीक है रफीक साहब, जल्दी से जरा आप भी रिस्पॉन्ड कीजिए। ये जो बातें हो रही हैं, क्या इसमें कहीं आपको इत्तेहाद, इत्तेफाक, रियासती दर्जा पहले और इलेक्शन बाद में नजर आ रहा है, या सारे इलेक्शन के मोड में चले गए हैं? ये मुझसे कह रहे हैं? जी 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 जी। हाँ, देखिए मैं आपको बताऊं, मेरे ख्याल में हमारे साथी ने भी इस तरह की एक बात की। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोगों के जज्बात और एहसासात की जहां जहां भी कदर होगी, लोगों के हुकूक की जहां जहां भी बात होगी, तो हम एक्स्ट्रा माइल उसके लिए चलने के लिए तैयार हैं, चाहे इत्तेहाद हो या किसी भी सूरत में किसी भी पार्टी के साथ पहले या इलेक्शन पहले इत्तेहाद को बचाने के लिए। रफीक साहब, रियासती दर्जा पहले या इलेक्शन पहले? रियासती दर्जा होना चाहिए और फुल फ्लैजेड रियासत होनी चाहिए। ये दिल्ली वाली रियासत नहीं होनी चाहिए जहां का चीफ मिनिस्टर और सारे कैबिनेट मिनिस्टर जेल में है। ऐसी रियासत हमें नहीं चाहिए। हमें एम्पावर हाईली एम्पावर्ड स्टेट चाहिए। यहाँ पर ये स्टेट को रिस्टोर करके उसके बाद 370 को जिस तरह से एब्रोगेट किया गया, पार्लियामेंट को उस पर काम करके और उनको हुकूक को बहाल करना चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जिस तरह का धोखा हुआ है। चलिए, बहुत शुक्रिया साहिल बशीर साहब आपका। चूंकि वक्त की किल्लत थी, मैं ज्यादा नहीं ले पाया आपको। शौकत साहब, रफीक साहब और आदिल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है। इत्तेहाद की बातें हो रही हैं, इत्तेफाक की बातें हो रही हैं, रियासत के दर्जे की बातें हो रही हैं, लेकिन इस बीच सबकी नजरें जो है वो 7 अगस्त पर जम्मू के अंदर रहेंगी, जहां पर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने इजलास तलब किया है। अब इजलास के अंदर तो बात तो यह है कि जो गवर्नर साहब को इख्तियारात दिए गए हैं उसके खिलाफ एक महाज बनाया जाए। क्या यह महाज आने वाले दिनों में इलेक्शन पर हैम्पर कर पाएगा, एक बड़ा सवाल है। फिलहाल आज 5 के 5 में बस इतना ही। आप बने रहेंगे हमारे साथ। खबर, तज्जिया और तबसरा गुलिस्तान न्यूज़ पर जारी है।